नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दो कैसे हैं आप लोग, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी भी ना हो। बहुत अच्छे स्तर पर चीज़ों को किया जा रहा है और उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए चीज़ों को बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा चल रहा है? बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और चीज़ों को बहुत अच्छे स्तर पर लेके चलेंगे। जय माता दी फ्रॉम शामली। शामली से नमस्कार यीशु भाई, यीशु मलिक भाई। स्टार्ट करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये बहुत तगड़ी क्लास होती है, ठीक है। और इसमें एग्जाम पेपर नंबर 11 हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास बहुत कारगर हो सकती है यूपी एसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वो भी जीके जीएस जैसे कठिन पोर्शन की। तो इस पूरे मॉक सेशन में हम 40 क्वेश्चन करेंगे, जिस 40 क्वेश्चन के अंदर हर एक तरीके की चीजें इंक्लूड अप होंगी, जैसे कि हम इसके अंदर करंट अफेयर, यूपी जीके, स्टैटिक और पूरी की पूरी मूल विधि एंड जो एंटायर आपकी जो देखने को मिलती है, एंटायर जो जीके होती है, एंटायर जीके यानी कंप्लीट जीके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 11 है, ये मॉक नंबर 11 है और आपकी शाम को हर रोज बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। स्टार्ट करते हैं। झारखंड जमतारा से प्रणाम करता हुआ एक छात्र जिसका नाम है गजोधर। और कैसे हो गजोधर? ठीक है, और सब बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइट बहुत ज्यादा तो नहीं लग रही है? अगर बहुत ज्यादा लग रही है मैं कम कर देता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो गई लाइट। इतनी लाइट भी नहीं होनी चाहिए। इट इज गुड, राइट? इट इज गुड। स्टार्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। अब हम सवालों को शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल है। सवाल को समझिए और इसके बारे में उत्तर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गांधी जी के आंदोलन है, निम्नलिखित कथनों पर करना है आपको विचार। ठीक बात है? चलो जी बात करते हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917 नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था। जहां तक मुझे याद जाता है कि राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति गांधी जी को जाकर बताते हैं कि गांधी जी ऐसे ऐसे बात है और दिक्कतें हो गई हैं गांधी जी। ठीक है, अगर आप समझते हैं तो आपको याद होगा फिर गांधी जी और 1916 में उनसे पहली बार मिलते हैं और मिलने के तुरंत बाद वो सीधा पहुंचते हैं बिहार के चंपारण में। और चंपारण में पहुंचकर उनको चीजें समझ में आती हैं कि हाँ भाई क्या चीज अच्छी हो सकती है, क्या चीज अच्छी नहीं हो सकती। ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। और वो अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, मैं बता रहा था आपको चंपारण सत्याग्रह जो है, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था चंपारण सत्याग्रह, ये बता रहा था मैं आपको। नील की खेती से रिलेट करने वाला। तो जो किसान मजदूर होते थे उनको नील की खेती जो है करनी होती थी, ठीक है। 3/20 भाग के उन पे उनको नील की खेती करनी होती थी, 3/20 भाग पे, ठीक है। और दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात में लगान माफी के लिए किया गया था। बिल्कुल लगान माफी के लिए ही किया गया था, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। वो भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, ये भी करेक्ट है कि हाँ भाई भूख हड़ताल का प्रयोग तो यहीं पर किया गया था। चौथा है ये तीनों आंदोलन गांधी जी के भारत के पहले सत्याग्रह आंदोलन थे। हाँ, तीनों ही आंदोलन पहले सत्याग्रह आंदोलन थे। सभी कथन इसमें सही है। बहुत सारे छात्रों को देखने को मिलता है कि सत्याग्रह आंदोलन जो आपको देखने को मिलते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह तो एक हो सकता है ना, सारे आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन कैसे हो सकते हैं, ये कैसे संभव है? ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। बताइए 97 एकेडमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म ने हासिल किया था? अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर करके बता देता हूँ। जो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, सरदार पटेल भी गांधी जी को देखने को मिले हैं यहीं पर, गांधी जी को यहीं मिले हैं। और गांधी जी के सत्याग्रह इसलिए है कि सत्याग्रह का मतलब ये होता है सत्य का आग्रह। अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका में इसको पहली बार कब यूज किया गया था, साउथ अफ्रीका में इसको पहली बार कब यूज किया गया था सर? 1906 में साउथ अफ्रीका में इसको यूज किया था पहली बार। 1908 जो है 1908 है, उसकी वजह से वो जेल भी गए थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, 97 जो एकेडमी अवार्ड्स हैं, जो 97 एकेडमी अवार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, इसमें आप बताएंगे 97 एकेडमी अवार्ड में कि सर इसमें जो बेस्ट
मूवी है पूछी गई है, बेस्ट मूवी किसको मिला है? सर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है वो एनोरा को मिला है। एनोरा 97 एकेडमी अवार्ड के अंदर बेस्ट मूवी का खिताब जीतती है एनोरा। अगर डायरेक्टर की बात करते हैं दैट इज शॉन बेकर। शॉन बेकर डायरेक्टर है, इसी के डायरेक्टर है एनोरा के जो डायरेक्टर है दैट इज शॉन बेकर। डायरेक्टर है शॉन बेकर है, शॉन बेकर, ठीक है, देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, परफेक्ट आंसर। मिक मेडिसन इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे जो बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर चुनी गई है। और अगर एक्टर की बात करता हूं कि एक्टर कौन चुने गए हैं, एंड्रू ब्रूडी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे जो द ब्रूट लिस्ट के लिए चुने गए हैं। द ब्रूट लिस्ट के लिए चुने गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल तीसरे नंबर का। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया? सवाल आसान है, बहुत आसान सवाल है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए अध्यक्ष कौन है? हर्ष नाम के बच्चे कह रहे हैं जय महिष्मति, जय महिष्मति भाई। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, फटाफट बताते हैं कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान जिसको नीति आयोग कहा जाएगा। नीति आयोग कहा जाएगा। यह काम करता है बेस टू टॉप मॉडल पे काम करता है। बेस टू टॉप मॉडल पे इसका जो संरचना है वो काम करती है, बिल्कुल नीचे से धरातल से ऊपर की ओर यह काम करता है। और नीति आयोग की जो अनाउंस होता है, ये अनाउंस आपका हुआ था 15 अगस्त में अनाउंस हुआ था 2014 में। बट पॉइंट आता है कि सर ये जो 15 अगस्त 2014 में अनाउंस हुआ है, लेकिन वर्किंग कब से शुरू हुई है? 1 जनवरी 2015 से वर्किंग शुरू हुई है। वर्किंग स्टार्ट कब से होती है? इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है 1 जनवरी 2015 से वर्किंग स्टार्ट होती है। करेक्ट आंसर है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके अंतर्गत अध्यक्ष होते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी ही है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, चौथे नंबर का सवाल। अच्छा सवाल है, आपातकाल से संबंधित है, तो मुझे थोड़ा बताएंगे। देखो बच्चे, ये जैसे सवाल आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, इस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। ठीक है, चलो और बताओ कैसे हैं आप लोग? एक बच्चा कह रहा है सर बहुत हंसी आ रही है आपको, वाह जी वाह। ठीक है, चलिए ठीक है। सर सैयारा के डायरेक्टर कौन है? मैं नहीं जानता चीते। मैं बॉलीवुड, हॉलीवुड या किसी प्रकार की मूवी नहीं देखता हूँ फिलहाल में, तो इतना है। ठीक है, बात को समझते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। सर करेक्ट आंसर है। तीनों पॉइंटर्स हो सकते हैं सर, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, पहला स्टेटमेंट तो सही हुआ। 356 में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 308 वित्तीय आपातकाल संबंधित है, जो कभी लागू नहीं है, सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों को और कठोर बना दिया था, ये भी सही है। कह दिया था कि जो प्रधानमंत्री होगा अगर वह राष्ट्रीय आपातकाल लगवाना चाहता है तो वो रिटर्न एडवाइस दे, तो वो रिटर्न एडवाइस दे, ये तक बात इसके अंदर कही गई थी। तो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें यह भी कहा गया था कि पीएम और काउंसिल अगर एडवाइस करती है, पीएम या उसकी काउंसिल एडवाइस करती है, एडवाइस देती है, तो रिटर्न एडवाइस देना जरूरी है। एडवाइस देती है तो एडवाइस रिटर्न होना जरूरी है कि एडवाइस मस्ट बी रिटर्न, एडवाइस रिटर्न होना चाहिए, ये बात इसमें लिखी हुई है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। ये सवाल आपने क्लियर किया होगा, और ये सवाल जो था आपका कौन से नंबर का था? चौथे नंबर का सवाल था। ये लीजिए, 5वें नंबर का कथन आपके सामने है। द भारतीय न्याय संहिता BNS now explicitly define and criminalize organized crime and the petty organized crime. So the following an example of the offense that might fall under petty organized crime under भारतीय न्याय संहिता। छोटा संगठित अपराध और संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित कौन सा अपराध भारतीय न्याय जो संहिता है इसके अंतर्गत बताया गया है, BNS के अंतर्गत बताया गया है, उसके बारे में आप बताएं। BNS के अंतर्गत बताया गया है, उसके अंतर्गत आप बताएंगे। चलो बात करते हैं, ये 5वें नंबर का आपका ताबड़तोड़ सवाल है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे करेक्ट आंसर क्या। देखो करेक्ट आंसर की मैं बात करता हूं, जो टेररिस्ट एक्ट है सर, यह आपका टेररिस्ट एक्ट आपका छोटा संगठित अपराध में आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध नहीं आ सकता भाई? ये नहीं आ सकता छोटा जो है आपका एक साथ अपराध। ठीक है, ये धारा 111 के अंतर्गत 112 के अंतर्गत बताया जाता है। लार्ज स्केल ड्रग ट्रैफिकिंग सर, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा नेटवर्क चाहिए। हाँ, थेफ्ट कमिटेड बाय ए गैंग, गिरोह के द्वारा चोरी ये हो सकता है। मर्डर फॉर हायर, ये बड़ी हत्या होती है, ये बड़ा क्राइम होता है। छोटा क्राइम हो सकता है चोरी,
डकैती, ये सब चीजें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 6वें नंबर का सवाल, बताएं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है, बताएं। आर्टिकल कौन सा है सर इसके लिए जो आर्टिकल काम करेगा? 318, 318 आर्टिकल काम करेगा जो इनको रिमूवल प्रोसेस की बात करता है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। गजोधर बेटा मान जाए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो यह आपको देखने को मिल जाता है, ये अधिकार हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। जो रिमूवल पावर्स है वो किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। और किसी के पास ये पावर ही नहीं है कि इनको हटा पाए, और किसी के पास ये पावर ही नहीं है जो इनको हटा पाए। ठीक है, याद रखना। नहीं 318 में नहीं है बच्चे, 317 में ही है, याद आया मुझे। 317 के तीसरे क्लॉज में ही आपको बताया जाता है रिमूवल प्रोसेस। रिमूव करेंगे तो 317 के 3 में ही है, 316 में नियुक्ति है, 317 में रिमूवल है। हाँ ठीक है, याद रहेगा। 317 के तीसरे क्लॉज में ही आपको देखने को मिलता है, तो थर्ड क्लॉज होने की वजह से मुझे 318 याद था। 317 का 3 है ये। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे कि भाई अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं, अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं, और अगर हम बात करते हैं रिमूवल भी यही करते हैं। अगर यही आपको एसपीएससी देखने को मिलता है, एसपीएससी अगर ये आपको देखने को मिलता है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर ये होता तो भी रिमूवल कौन कर देता सर? अगर ये एसपीएससी भी होता तो भी रिमूवल किसके द्वारा कर दिया जाता सर? इन दैट केस भी रिमूवल प्रेसिडेंट ही करता, प्रेसिडेंट के हाथ में ही रिमूवल है। ठीक है, ये पूरी तरीके से याद रखेंगे। 7वें नंबर का सवाल ये रहा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। नेशनल इंपोर्टेंस की मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के जो आदेश हैं वो कहां दिए जाते हैं? ठीक है, चलो बताओ फटाफट, और बताएं सब कैसा चल रहा है, सब ठीक है? आज आपने देखा मैंने क्लास को कितना टाइमली स्टार्ट करा। नहीं भाई, अब है मैं नहीं देखता भाई कुछ भी है, मैं मूवीज वगैरह नहीं देखता भाई, कोई भी मूवी नहीं देखता मैं चाचा। तो आर्टिकल 55 में बताया जाता है क्या सर? 55 में है प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसीजर, प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर, प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसीजर बताया गया, इलेक्शन प्रोसीजर आपको बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 53, भारत का कार्यकारी हेड, एग्जीक्यूटिव पावर कौन होगी, किसके पास होगी? एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी आपकी, एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होगी? एग्जीक्यूटिव पावर वो हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होगी, वो हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होगी। थोड़ा सा याद रखेंगे। आर्टिकल 51 जो बताता है, आर्टिकल 51 क्या बताता है? आर्टिकल 51 के अंतर्गत भी बड़ी कॉमन चीज आपको बताई गई है, जो बताता है आपका क्या कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट जिम्मेदारी है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट की जिम्मेदारी है कि इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर शांति व सुरक्षा बनाए रखें, शांति व सुरक्षा बनाए रखें, शांति व सुरक्षा बनाए रखें, सुरक्षा बनाए रखें, शांति व सुरक्षा बनाए रखें। ठीक है, याद रखना। और 49 की अगर हम बात करते हैं तो यह केवल और केवल इस बारे में चर्चा करता है, आर्टिकल 49 जो उल्लेखित करता है कि सर जी जितने भी हमारी स्मारक हैं, स्मारकों का ध्यान रखा जाना चाहिए, स्मारकों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये इसमें बताता है। तो पॉइंट यही था, कौन सा निश्चित राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा की बात करता है, यह 49 ही था। अगर मैं इसको जो है एफडी के अंदर बात करता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी वो थोड़ा सा बताइए। तो फंडामेंटल ड्यूटी में आर्टिकल होता है 51A का आई, 51A का आई आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 51A का आई जो होता है, 51A का जो आई होता है, यह आपको देखने को मिलता है, जो इसी बारे में चर्चा करता है। बट ये डीपीएस भी है एंड ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, इन दोनों को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 8वें नंबर का सवाल। ये रहा आपका 8वें नंबर का सवाल। 8वें नंबर का सवाल, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन एक है, विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। बहुत बढ़िया। बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया था। बहुत बढ़िया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। जो इंडिया था वो डायरेक्टली किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ठीक है, याद रखना। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सर देखो, अगर मैं बात बताऊं, विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से करेक्ट है।
बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का जो है सम्राट घोषित किया गया था, ये भी करेक्ट है। लक्ष्मीबाई तात्या टोपे ये विद्रोह के प्रमुख नेता भी थे, ये भी करेक्ट है। और अगर हम लास्ट पे बात करते हैं, इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ये भी करेक्ट है। सबके सब कथन सही है, सबके सब कथन सही है, ऑल इज वेल। 9वें नंबर का सवाल, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? मनु भाकर, डी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। और कमाल की बात यह है कि इनको यह जो अवार्ड मिला है, इनको यह जो अवार्ड मिला है, इसमें थोड़ा सा आप याद रखेंगे सर, अवार्ड के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है कि मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, इनको यह अवार्ड मिलता है। और अवार्ड में राशि कितनी दी जाती है? अवार्ड में राशि कितनी दी जाती है सर? अवार्ड में जो राशि दी जाती है वो कितनी है? अवार्ड की राशि है सर 25 लाख रुपए। यह अवार्ड शुरू कब हुआ था? अवार्ड आपका शुरू कब हुआ था? 1991 में हुआ था। इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, तब इसका नाम राजीव गांधी था। तब इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। और अभी फिलहाल में इसका नाम कर दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में यह नाम चेंज हुआ था, 2021 में यह नाम चेंज हुआ था। ठीक है, याद रखिए। मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ पाए होंगे, बढ़िया लेवल पर समझ रहे हैं। 10वें नंबर का सवाल ये रहा, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश वॉज एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस इन विच ईयर? 1831 में होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बट पॉइंट ये आता है बच्चे, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपका स्थापित कहां पर किया गया है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपका कहां बनता है? ठीक है, चलो। मैं इस बात की संजीदगी समझता हूँ जो बच्चे एनटीपीसी की डिमांड कर रहे हैं। एनटीपीसी की क्लासेस में जल्दी ही शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा यार एक शरीर है, आप खुद सोच के देखो, मेरे पास एक शरीर है, उस शरीर से मुझे आपको पढ़ाना भी है, ठीक है। उस शरीर से मुझे बाकी लोगों को ये भी देखना है कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। हालांकि मैं इतना ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे डिफेंस भी करना पड़ता है अपना, ठीक है। आप लोगों के लिए बड़े स्ट्रोक भी खेलता हूँ मैं, अपना डिफेंस भी मुझे करना होता है, ठीक है। क्लासेस भी बैक टू बैक लगानी होती है, ऐप पर भी क्लास चलती है। तो अब एक बात बताइए, एनटीपीसी के लिए अलग से स्लॉट भी अगर मैं क्रिएट करूं तो बताओ कितने बजे करूं? आप टाइम बता दो, मैं कर दूंगा, मुझे इशू नहीं है भाई। अगर मैं दिन में 15 घंटे पढ़ा लूंगा मुझे तब भी इशू नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 11वें नंबर का सवाल, क्वेश्चन मार्क है। भूधृति एक प्रणाली है जिसे 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों की भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। कौन सी आपको एक प्रणाली देखने को मिलती है? सर करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलता है? जमींदारी सिस्टम एक प्रणाली है। जमींदारी सिस्टम वैसे तो 1792 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ और ये इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा? बाई जॉन शोर। बाई जॉन शोर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? जॉन शोर ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है नरेंद्र कुमार। अब जब जॉन भाई इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर हम बात करते हैं रैयतवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू करती, हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू करी थी। और ये जो आपको देखने को मिलती है महालवाड़ी जो सिस्टम था, जो हमारा आपको नॉर्थ इंडिया में जो अपना पंजाब है, ठीक है, जो यूपी वेस्ट है, उस वाले क्षेत्र के अंतर्गत आपको महलवाड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। यह आपका अलग है। हॉल्ट मैकेंजी रैयतवाड़ी के लिए फेमस है, टॉमस मुनरो आपके फेमस है, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंतर्गत याद रखेंगे तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका जमींदारी सिस्टम होगा। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि एक गांव होता था, गांव के ऊपर एक जमींदार होता था, जमींदार के पास ये सारी भूमि होती थी। जमींदार अगर यहाँ से पैसे इकट्ठे करके लेके आता था, 1/11 खुद के पास रखता था, 10/11 ब्रिटिशर्स को दे देता था। तो इसका हिसाब किताब बढ़िया चल रहा था, वो ब्रिटिश को दे देता था, ब्रिटिश को वह दे देता था। तो इसका एक अलग ही चीजें चल रही थी, एकदम पूरा मजा ही ले रहा था, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल आपको समझ में आएगा। 12वें नंबर का सवाल मुझे बताइए। 12वें नंबर का सवाल है, बताओ राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट पहला, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं हो सकता, सही बात है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 2 वर्ष में 1/3 रिटायर होते हैं, सही बात है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, ये भी सही है। और अगर मैं फोर्थ की मैं बात करता हूं, राज्यसभा के पास अनुच्छेद 249, राज्यसभा के पास जो अनुच्छेद 249 है, इसके तहत राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार देने की एक विशेष शक्ति है। अगर सच मायने में बताऊं तो सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे, सारे स्टेटमेंट आपको इसमें करेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम चर्चा करें, चलिए
13वें नंबर का सवाल बताएं, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया था? आज ये सवाल मैंने आपको दोपहर वाली क्लास में भी कराया और यहाँ भी मैं करा रहा हूँ। दोपहर वाली क्लास में भी कराया, यहाँ भी मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही जरूरी है ना। अगर मैं आरटीआई की बात कर, नहीं पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है यह वी आर कृष्ण अय्यर और इनके द्वारा शुरू किया गया था, वी आर कृष्ण अय्यर। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ओनली ए आपको देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर है वी आर कृष्ण अय्यर। साथ में पीएन भगवती भी थे, लेकिन ऑप्शन में ना होने की वजह से हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे, और पीएन भगवती भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ऑप्शन में ना होने की वजह से हम करेक्ट करेंगे केवल वी आर कृष्ण अय्यर। ठीक है, वी आर कृष्ण अय्यर हम यूज करेंगे, करेक्ट आंसर वुड बी डी। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो 14वें नंबर का सवाल ये रहा, हाल ही में पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि क्या है? रिसेंटली आप एक फार्म एक्ट देखते हैं जिसकी मैक्सिमम अवधि क्या होगी, मैक्सिमम अवधि कितनी बताई गई है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो फटाफट बताएंगे इसकी अवधि क्या है, फटाफट। चलिए रिसेंटली नहीं है, करेक्ट आंसर अगर मैं बताऊं 2020 में है कि कृषि अधिनियम आता है 2020 में, 2020 में यह कृषि अधिनियम आता है। इसके अनुसार कृषि समझौते की जो अधिकतम अवधि है वह 5 वर्ष है। जो लीज एग्रीमेंट होता है वो 5 वर्ष में रिन्यू कराना पड़ता है। 5 वर्ष में क्या कराना पड़ता है, ये रिन्यू आपका कराना पड़ता है। ठीक है, चलो इसका काम क्या था, किसान की अच्छी फसल की पैदा करने के लिए 5 साल तक अनुबंध कर सकता है। ठीक है, चलो, लेकिन वर्तमान में कार्यरत नहीं है, करंटली इट्स नॉट इन वर्किंग। वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है, करंटली इट्स नॉट वर्किंग। करंटली क्या कर दिया, करंटली इट्स नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग, करंटली इट इज नॉट वर्किंग। वर्तमान में चल ही नहीं रहा है। ये 2020 में जो किसान कानून आए थे ना, उससे संबंधित सवाल है, जो इस किसान कानून आए थे उससे संबंधित सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 15वें नंबर का सवाल। बताइए संसद के संयुक्त सत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको देखने को मिलता है? जो हमें ज्वाइंट सेशन देखने को मिलता है, ज्वाइंट सेशन हमें देखने को मिलते हैं, जो ज्वाइंट सेशंस हैं, संयुक्त अधिवेशन है, यह आर्टिकल 108 में है और प्रेसिडेंट इनको कॉल कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन कॉल देम। अब तक 3 बार हो चुके हैं और ये एक ऑस्ट्रेलियन प्रोविजन के अधीन आपको देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्रोविजन के अधीन आपको देखने को मिलते हैं। बताइए संविधान के अनुच्छेद 108 के में संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, बिल्कुल है। यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन में 6 महीने तक लंबित रहे तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, बिल्कुल बुला सकता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि धन विधेयक को राज्यसभा से पारित करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा से पारित करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। करेक्ट स्टेटमेंट है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, ये भी सही है, तो ऑल इज वेल करेक्ट है, सारे सही हैं, सी आंसर इज करेक्ट, सबके सब सही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 16वें नंबर का सवाल क्या होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के अंतर्गत छोटे अपराधों में डिफॉल्ट जमानत की अवधि क्या है? सर ये सवाल मैंने कल भी आपको कराया था, कल भी मैंने आपको कराया था और आज भी मैं करा रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि अब ये रिपीट हो गया, बिल्कुल मैं इस सवाल को काउंट नहीं करूंगा, इस सवाल को मैं काउंट नहीं करूंगा। यह आपका सवाल कौन से नंबर का, 16वें नंबर का, मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। छोटे अपराधों के अंदर डिफॉल्ट अवधि आपकी देखने को मिलती है 60 दिन की डिफॉल्ट अवधि देखने को मिलती है छोटे अपराधों में, बड़ों में 90 दिन की है डिफॉल्ट अवधि। करेक्ट आंसर इज 60 डेज। मैं इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर देता हूं, लेट इट्स रिप्लेस, बीएनएसएस का है तो बीएनएसएस का ही पूछूंगा। क्वेश्चन रिप्लेस कराया मैंने, फिलिंग कर दिया येलो, ये लीजिए रिप्लेस क्वेश्चन क्या होगा, रिप्लेस क्वेश्चन आप यहां पे लिखो। अब आप मुझे बताएंगे बीएनएसएस के अनुसार, बीएनएसएस के अनुसार ठीक है, बीएनएसएस के अनुसार बीएनएसएस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं तो आपको देखने को मिलता है कि धारा 62 किससे संबंधित है, धारा 62 आपकी किससे संबंधित है, अनुसार धारा 62 किससे रिलेट करती है, धारा 62 में क्या है, धारा 62 किस चीज से रिलेट करती है? पहला ऑप्शन मैं बता देता हूं कि गिरफ्तारी जो भी होगी उसके बारे में पूछा जाता है, गिरफ्तारी जो भी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी संहिता के अनुसार होगी, संहिता के अनुसार, संहिता के अनुसार होगी, पहला पॉइंट है गिरफ्तारी संहिता के अनुसार होगी।
दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि सर BNSS 62 के अकॉर्डिंग एक चीज ये भी क्लियर है कि सर गिरफ्तारी तो भले ही संहिता के अनुसार हो जाएगी, बट इसके अंतर्गत मेडिकल होना जरूरी है, कैदियों का मेडिकल जरूरी है, मेडिकल जरूरी कर दिया। तीसरा ऑप्शन इसके अंतर्गत ये मानिएगा कि भैया जमीन विवाद आपको देखने को मिलता है, जमीन विवाद है। और लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा नन ऑफ दीज, नन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बताइए जो धारा 62 आपको देखने को मिलती है यह किस चीज से रिलेट करती है? धारा 62 आपकी किस चीज से रिलेट करेगी BNSS के अंतर्गत? बताओ फटाफट से कि सर BNSS की जो 62 सेक्शन है वो किससे रिलेट करेगा, फटाफट बताओ। बच्चे कह रहे हैं सर इकोनॉमिक्स करा दीजिए, जय श्री राधे राधे कह रहे हैं। इस बात को, बात पे गौर देते हुए मुझे समझ में आया कि आप तो बिल्कुल ही क्रैक हैं, कोई आंसर नहीं कर पाया इसका, तो मुझे खुद ही आंसर करना पड़ा कि गिरफ्तारी जो भी होगी वह आपकी बिल्कुल अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंगली की जाएंगी, गिरफ्तारी सारी अकॉर्डिंगली की जाएंगे। ओहो अच्छा, याद रखिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल 17वें नंबर का, आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारिती कहा जाता है? जो असेसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कौन कहा जाता है? असेसेस किसको कहा जाता है ये बताइए। असेसेस किसको कहा जाता है इसके बारे में हम थोड़ा सा पूछ रहे हैं, तो आप मुझे इसके अंदर बताएंगे क्या होगा। देखो बात को समझना थोड़ा सा, यार जो इनकम टैक्स एक्ट है ये है तो जरूरी, बट मैंने ये टोटल एक्ट कराया नहीं। अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसके अंतर्गत बात करते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक समझना कि सर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 298 धाराएं हैं और आपकी 14 शेड्यूल्स है, 298 सेक्शंस है, 98 सेक्शंस है और इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं XIV यानी 14 शेड्यूल्स हैं। इसी के अकॉर्डिंग मुझे पता लगता है कि अगर मैं एसएससी की पूछता हूं, जो एसएसएस आपको देखने को मिलता है निम्नलिखित में से किसे निर्धारिती कहा जाता है, कि निर्धारिती कौन हो सकता है? फटाफट बताइए कि भाई निर्धारिती आपका कौन देखने को मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट आया कब था? 1961, 1961 में आया था। सब एसएसए इसके अंदर हो सकते हैं। करेक्ट आंसर है ए, बी और सी, तीनों ही इसमें करेक्ट आंसर है। एक हिंदू अविभाजित परिवार एसएससी हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल व्यक्तियों का एक निकाय भी एसएससी हो सकता है। कंपनी के तौर पर बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 18वें नंबर का सवाल। बताएं जरा, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 मासिक पेंशन प्रदान करने की बात कही है? कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट 20,000 टू द पर्सन जो 1975 में, जो 1975 में 1975 में 1975 में 1975 में, ठीक है, जो इमरजेंसी लगी थी 25 जून से लेकर 21 मार्च 1977 तक जो इमरजेंसी लगी थी उसके संबंध में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को बताएं। बहुत साधारण और करेक्ट आंसर, ठीक है। जो देखने को मिलता है सर मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा कर रहा है, तो यहाँ आपका उड़ीसा है जिसने ये घोषणा करी है। कौन है सर? उड़ीसा आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा है, किस वजह से? सर नोएडा के अंदर अपने जो है ग्लास कंपनी को खोलकर, ठीक है, और नोएडा के अंदर गूगल के AI सेटअप सेंटर को खोलकर, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं अगला सवाल 19वें नंबर का। बताइए, पैसिव एथोनियासिस वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया इन केस ऑफ व्हिच? एनेस्थीसिया बोला जाता है इसको। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को किस मामले में वैध बनाया गया है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को किस मामले में वैध बनाया गया है, इसके बारे में बताइए। यह कब आपको देखने को मिलेगा बगैर परेशानी के? करेक्ट आंसर इसके अंतर्गत क्या होगा? ठीक है चलो, एक व्यक्ति कोमा में पड़ा है बहुत लंबे टाइम से, तो अगर वह मरना चाहता है तो मर सकता है। कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति, क्योंकि उसकी भी इच्छा है, उसके भी प्राण दुख रहे हैं, अगर वह मरना चाहता है तो मर सकता है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये अरुणा रामचंद्र शाहबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2011 का। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर डिसीजन दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर डिसीजन दिया था कि हाँ दिस इज पॉसिबल कि वैध बनाया गया। करेक्ट आंसर होगा अरुणा रामचंद्र शाहबाग यूनियन ऑफ इंडिया केस। करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 20वें नंबर का सवाल। बताइए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा समय समय पर रिमांड दिए जाने पर भी किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कुल अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? शुरुआत में था 15 दिन के लिए, इनिशियली 15 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन बाद में एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अधिकतम अवधि की बात की जा रही है, अधिकतम अवधि के बारे में हम बात करते हैं। फटाफट बताइए। जुडिशियल कस्टडी, देखो बात को समझिए, इसमें एक सवाल बड़ा अच्छा है ये, ठीक है सक्सेना जी, इसमें ये सवाल बहुत अच्छा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर रिमांड दिए जाने पर भी किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन तक रखा जा सकता है मैक्सिमम? बीएनएसएस के अंदर नया अपडेट है, ये नया अपडेट है। पहले ये जो आंसर था इसका वो डी होता, अगर पहले होता तो आंसर डी होता, बट अब अगर इसका आंसर देखें तो वह आपका 90 डेज होगा। यदि अब इसका आंसर देखो तो वह 90 डेज आपको देखने को मिलेगा, करंट के हिसाब से 90 डेज। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपको समझना होगा कि बीएनएसएस के अंतर्गत बताया गया है कि जो जुडिशियल रिमांड है वो बढ़ा के 90 दिवस कर दी गई है। पहले ये 15 दिवस ही थी, लेकिन नए अपडेट आपको यहां देखने को मिलेगा। जो आप लोगों की डिमांड है कि सर हमारे लिए इकोनॉमिक्स फ्री में कर दीजिएगा, उसको या लाइव ही रहेगा, नहीं, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी आपका पूरी तरीके से यूट्यूब पर मौजूद रहेगा, लंबे समय तक मौजूद रहेगा। मेरा ज्योग्राफी स्पेशल बैच आपको फ्री में देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी फ्री में देखने को मिलेगा, और उस पर निर्भरता होगी, जो ज्योग्राफी का बैच अभी मैं पहले लॉन्च करूंगा, फिर उस पर निर्भरता होगी कि आपके लिए इकोनॉमिक्स का कैसे कुछ क्या किया जाए। तो डिपेंड करेगा कि आप उस पर कितना प्यार दिखाते हैं। ठीक है, याद रखें, कल सुबह जीडी के लिए मैराथन आपकी अपलोड हो जाएगी, जो रिकॉर्डेड रखी हुई। 21वें नंबर का सवाल बता दीजिए, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। चोरी चोरा की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने 1922 में वापस ले लिया। करेक्ट बात है। तो 1922 में 12 फेब को इन्होंने इसको वापस ले लिया था। एक अरेस्ट हुआ था। इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों और संस्था को बहिष्कार हुआ था। खिलाफत आंदोलन इस आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। बताइए। देखो ये सारे स्टेटमेंट सारे सही जा रहे थे, बस एक स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सब कुछ सही जा रहा था, एक स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। आप सबको भी लग रहा होगा कि सर आज तो सारे करेक्ट ऑप्शन ऑल ही आ रहे हैं, तो हम तुक्का लगा दें। यही तो दिक्कत है बेटा, सब नहीं होंगे। अगर आपको याद ना हो तो समझना, थ्योरी की क्लास में मैं पढ़ाता हूं कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में ही गांधी जी ने इसको शुरू किया था। मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा नवंबर 1919 में इन्होंने खिलाफत को लीड किया है। इन्होंने खिलाफत आंदोलन को लीड किया है भाई साहब, खिलाफत आंदोलन को इन्होंने लीड किया है। किस किस को पता है ये बात? आंदोलन इन्होंने लीड किया, ये सोच के कि आज मैं खिलाफत आंदोलन लीड करूंगा तो कल को मुस्लिम्स मेरे असहयोग आंदोलन या जो भी आंदोलन मैं शुरू करूंगा उसमें मुस्लिम्स आएंगे, ये सोच के इन्होंने लीड किया था। देन करेक्ट आंसर वुड बी 1 2 3 इज करेक्ट, 4 कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया लगा, चलो जी आगे हम बात करते हैं 22वें नंबर का सवाल। राजमन्नार कमेटी जो देखने को मिलती है, कमेटी राजमन्नार 1969, ये अपॉइंट करी जाती है किसके द्वारा? जो राजमन्नार कमेटी है 1960 में आपने देखने को मिली है, ये किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? सर पीवी राजमन्नार कमेटी थी। ठीक है, क्या थी ये? पीवी राजमन्नार कमेटी आपको देखने को मिलती है, पीवी राजमन्नार कमेटी देखने को मिलती है। और पीवी राजमन्नार कमेटी का वो ऑब्जेक्टिव क्या था? पीवी राजमन्नार कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव वाज सो क्लियर कि हम सेंटर स्टेट रिलेशन को सुधारेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन को सुधार देंगे, रिलेशन को सुधार देंगे। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को सुधारने के तौर पर काम किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार आपको देखने को मिलती है जिसके द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया गया है राजमन्नार कमेटी को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको तमिलनाडु सरकार देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु सरकार देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना। एक बच्चा कह रहा है सर जो भी आंसर है वो डी ही क्यों है? थोड़ा दिमाग की बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ए ऑप्शन है, ए यहाँ पे है, आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला सवाल 23वें नंबर का। बताएंगे भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में क्या सही है।
मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में स्थापित हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती ना बदल सकती। न्यायिक पुनर्वलोकन मूल संरचना का हिस्सा है। संविधान में मूल संरचना शब्द स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। ये सवाल में तो कई सारे ऑप्शन सही या गलत हो सकते हैं, फटाफट बताओ, बताएं। देखो कुछ बातें हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, लेट सपोज अगर मैं 24 घंटे की लाइव स्ट्रीम ले दूं, अगर मैं 24 घंटे क्लास में लाइव स्ट्रीम ले दूं तो क्या आप 24 घंटे की लाइव स्ट्रीम ले पाएंगे? अगर मैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए 24 आवर्स की लाइव स्ट्रीम कर दूं तो क्या आप लाइव स्ट्रीम ले पाएंगे? क्या है कोई ऐसा? करेक्ट आंसर वुड बी 1 2 3। हाँ, संविधान में मूल संरचना शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है ये जरूर एक हिस्सा है, ये जरूर एक हिस्सा देखने को मिल जाएगा। फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ओनली पहला दूसरा और तीसरा करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक बात है। हाँ। बेटा नहीं ले पाओगे आप 24 घंटे लाइव। आगे हम बात करते हैं 24वें नंबर का सवाल। बताइए, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डज नॉट फॉल अंडर द 8 कोर इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन से सेक्टर 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है? 8 कोर उद्योग हमें देखने को मिलते हैं, क्रूड ऑयल, कंस्ट्रक्शन, उर्वरक, प्राकृतिक गैस। कंस्ट्रक्शन निर्माण नहीं आता ना कोर सेक्टर के अंदर, कोर सेक्टर में निर्माण नहीं आता। ठीक है चलिए, ठीक है चलो। एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्या आप 24 घंटे की लाइव क्लास ले सकते हो, एक बच्चे ने अभी पूछा है, मैं इसका जवाब यहां नहीं दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। तलवार से बिजली कड़के लाल लहू होवे धरती, प्रभु मुझे ऐसा रण दियो कि विजय हो या वीर गति। तो मैं ऐसा हूं बच्चे। 25वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में स्टेटमेंट पूछे गए, तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टिन ह्यूम्स 1885 में करते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। स्टेट 3, कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच हुआ था। कांग्रेस का जो विभाजन है 1907 में सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में हुआ था। ठीक है। स्टेटमेंट 4 है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। जो स्वराज की पहली मांग की गई थी वो 1906 में कलकत्ता सेशन में की थी, दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर किया था। ठीक है चलो आगे हम बात करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसके अंतर्गत सही आपको देखने को मिलेगा, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट इसमें सही है, सभी स्टेटमेंट इसमें सही है। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल देखने को मिला 26वें नंबर का सवाल है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत संक्षिप्त सुनवाई समरी ट्रायल्स में अपराध के लिए निर्दिष्ट सजा के बावजूद कारावास की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? समरी ट्रायल तब होता है जब किसी मामले पर तेजी से कार्रवाई करनी होती है, तेजी से कार्रवाई करनी होती है, तब आपको समरी ट्रायल जैसे मैटर्स देखने को मिल सकते हैं। 3 महीने तक की अधिकतम सजा हो सकती है, 3 महीने तक की अधिकतम सजा हो सकती है। ठीक है चलिए। मैक्सिमम सजा आपकी हो सकती है 3 महीने तक की, मैक्सिमम सजा हो सकती है, याद रखिएगा। ठीक है आगे हम बात करें। 27वें नंबर का सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बेस्ट डिस्क्राइब द रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप आपको जो देखने को मिलती है वो बेस्ट डिस्क्राइब आपकी कहां पर होती है? रबी क्रॉप आपकी बेस्ट डिस्क्राइब कहां पर होती है बताइए। रबी क्रॉप के बारे में बात करते हैं, यह आपको कहां देखने को मिलती है? सर रबी क्रॉप की अगर मैं बात करूं, रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर है जैसे मूंगफली और सरसों है। मूंगफली और सरसों ये रबी में तो होती है भाई यार। ये जूट एंड कॉटन ये तो नहीं है, ये तो खरीफ है, ये तो जिंदी खरीफ। ठीक है, मूंगफली ये भी खरीफ है। वीट एंड बार्ले आपको देखने को मिलता है जो रबी है। अच्छा याद रखना सरसों कैन ऑल्सो भी रबी,
सरसों के रबी के पौधे भी आते हैं, तो याद रखेंगे थोड़ा सा। 28वें नंबर का सवाल आप समझिएगा, ये रहा। आपके सामने कुछ सवाल जिस तरीके से दिए गए हैं इसके बारे में आप आंसर करें। सवाल सवाल बड़े बढ़िया हैं। ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, करेक्ट है। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जोड़ा गया है, करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A 51A में उल्लेखित है, करेक्ट है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, ये भी करेक्ट है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य आपके लागू किए गए थे, ठीक है। चलिए, ठीक है, याद रखेंगे, करेक्ट आंसर है। और करेक्ट आंसर की हम बात बताते हैं कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्या? ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उनतीसवें नंबर का सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? 110। 116 जो बात करता है यह आपके अतिरिक्त अनुदानों की बात करता है। 101 की मैं बात करता हूं तो यह बात करता है कि किस प्रकार से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और 120 की हम बात करते हैं, यह आपके जो भाषा है 120 आपको देखने को मिलता है, तो यह संसद की भाषा की चर्चा की गई है। यहाँ संसद की भाषा की चर्चा की गई, संसद की भाषा की चर्चा यहाँ पर की गई है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट की चर्चा यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा क्लास को। 30वें नंबर का सवाल ये रहा, भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर थोड़ी चर्चा कर दीजिए। आंदोलन 8 अगस्त 1942 में बंबई में शुरू हुआ। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। इस आंदोलन में अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? ठीक है, चलिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब से कब तक चलता है सर? 1939 से आपका 45 तक चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है 42 में शुरू हुआ है, तो यही होगा। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। कुछ लोगों को क्रिटिसिज्म होगा कि सर सारे के सारे जो स्टेटमेंट आप बता रहे हो ये सारे के सारे सही क्यों? भाई कुछ ऑप्शन में सारे सही हैं, कुछ ऑप्शन में सारे कम सही हैं, बट हाँ ऐसा है कि आपको यहाँ सारे देखने को मिल रहे हैं कि हाँ एक क्वेश्चन में फैक्ट तो आपको ज्यादा याद हो रहा है ना। तो क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट सारे ही सही है, सारे सवालों में नहीं, ध्यान रख के चलिएगा। 31वें नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख करता है? बताएं। ठीक है, फटाफट हम बात करते हैं। देवीलाल छोड़ दिए वो चीजें, जो बातें अलग अलग थी। बात करते हैं कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। 366 की अगर मैं बात करता हूं तो सर ये एक प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, ये मिसलेनियस प्रोविजन में देखने को मिलेगा। 156 की मैं बात करता हूं, 156 ये बात करता है हमारे राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल के टेन्योर की बात करता है, टेन्योर की बात करता है। 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। 202 बात करता है एक राज्य विधायिका के बजट के बारे में। करेक्ट आंसर वुड बी डी, राज्य विधायिका के बजट के बारे में। ठीक है, चलिए 32वें नंबर का सवाल ये रहा, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, डगलस एंगलबर्ट या सेमोर क्रे? कौन होगा जो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार करेगा? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? फटाफट हम बात करते हैं, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, इसके अंतर्गत बात करते हैं। देखो यार सीधी बात है, ये सवाल प्रीवियस ईयर है, करेक्ट आंसर सी होगा इसमें, करेक्ट आंसर सी होगा डगलस एंगलबर्ट। इनकी अभी 2022 में डेथ हो गई थी डगलस एंगलबर्ट की, तो उस समय सवाल बहुत ट्रेंडिंग में था। अब ये सवाल थोड़ा कम ट्रेंडिंग में है, बट ट्रेंडिंग में आज भी। 33वां सवाल ये रहा, एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किस आईआईटी के द्वारा की गई है? हाइपरलूप ये जो प्रणाली है इसको बना रहा है, यानी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेन को हाइपरलूप में भगाने की प्रक्रिया आपकी चल रही है। करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। Which IIT hosted Asia's first global hyperloop competition? That would be IIT Bombay आपको देखने को मिलेगा। IIT मद्रास आपको देखने को मिलेगा। IIT मद्रास आपको देखने को मिलेगा। IIT मद्रास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे करंट अफेयर फॉर सीजीएल पूछ रहे हैं, हाँ करंट अफेयर फॉर सीजीएल मैं डिफरेंटली आपको कराऊंगा। इसके अंतर्गत ऐसे नहीं, फरवरी के महीने में ये वाला पोर्शन फरवरी के महीने में हुआ था 2025 में, लास्ट ईयर। और हरियाणा में इसकी टेस्टिंग भी की गई थी पहले, राइट। मतलब मद्रास में इसको होस्ट करने से पहले इसकी टेस्टिंग हरियाणा में की गई थी माने सर के पास। ठीक है, चलो हाँ आईआईटी मद्रास ही किया है भाई जी,
34वें नंबर का सवाल है, संविधान में कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेट करता है? सर भाग 14 रिलेट करता है, ये 312 है और इसके अंदर राज्यसभा को विशेष प्रावधान दिया जाता है। राज्यसभा को इसके अंदर थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है, ये बात आप समझिएगा। अगर इसका निर्माण होता है तो इसके लिए जो विशेष प्रोविजंस आते हैं वो केवल राज्यसभा में ही आ सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। आगे हम बात करते हैं 35वें नंबर का सवाल, बताएं किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है बल्कि पर्यावरणीय क्षति को पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ये क्या सिद्धांत है, ये बताइए। ये सिद्धांत क्या है, इसके बारे में मुझे बताएं। ये किस प्रकार का सिद्धांत आपको देखने को मिलता है? सर ये आपका है प्रदूषक द्वारा भुगतान, पॉल्यूटर पे सिद्धांत। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है जो चर्चा करता है इसकी। अब आप सोचेंगे ये सवाल उठाया कहां से? चलो, ये सवाल जो आपका उठाया गया है, ठीक है कुलदीप कुमार भाई, वाकई में मुझे अच्छा लगता है, आपकी कमेंट कमाल की लगती है, ठीक है। अच्छा, मैं वैसे इस सवाल के बारे में बता दूं, ये सवाल आपका उठाया कहां से गया? एनवायरमेंट से उठाया गया है। और कल मैं एनवायरमेंट की क्लास आपकी कराता हूं, कल एनवायरमेंट की क्लास कराता हूं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। एनवायरमेंट की क्लास होगी तब इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। 36वें नंबर का सवाल बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक किसको कहा जाता है? ये यूपी जीके का है, ये यूपी जीके का आपको देखने को मिलेगा। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बात करते हैं, किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? सर अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था 1875 में। इन्होंने यहाँ पे ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना करी है, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे तो ये ओम कॉलेज है, ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज, ठीक है भाई। धार्मिक चीजों में दिक्कत हो जाएगी, रज्जा। ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, मुस्लिम कॉलेज आपको यहां देखने को मिल जाएगा। यहीं पर सारी बातें हुई हैं। 1875 है तो करेक्ट आंसर है सैयद अहमद खान, करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। सैयद अहमद खान आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आगे चलकर यही ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज 1920 के अंदर क्या बन जाता है? 1920 के अंदर यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ये सैयद अहमद खान है, ये सैयद अहमद खान, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल आपका है 37वें नंबर का, भारत में बाल लिंग अनुपात को किस आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुष की महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? सर अगर हम बात करते हैं, बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के अंदर कैलकुलेट होता है। और अगर हम बात करते हैं कि जेंडर आपका जो है, इसको सेक्स रेशो बोला जाता है, तो यह आपको 0 to 6 में काउंट होता है या फिर एक आपका यूजुअल काउंट होता है, ठीक है, यूजुअल काउंट होता है, यह आपको यहां देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत आप समझेंगे कि भाई जब 0 से 6 काउंट होता है तो यही चीज आपको थोड़ी स्पष्ट देखने को मिलती है। और करेक्ट आंसर अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि हाँ भाई भारत के अंदर बाल लिंग अनुपात को 0 से 6 आयु वर्ग में ही रखा जाता है, दैट वुड बी करेक्ट। अगर हम ये कहें कि सर ये मैक्सिमम कहां पे है, मैक्सिमम कहां देखने को मिलता है, मैक्सिमम और मिनिमम बता दीजिए, मैक्सिमम कहां पे है, मिनिमम कहां पे है? मिनिमम भी हरियाणा में ही है, फिर से 831 और 832 हरियाणा में मिनिमम, मिनिमम हरियाणा में, मैक्सिमम बताइए मैक्सिमम कहां पे? केरल में नहीं है मैक्सिमम, यूजुअली केरल में मैक्सिमम है, बट इस केस में केरल में मैक्सिमम नहीं है। बताइए इसके मैक्सिमम कहां पे? सेंसस की क्लास मैंने कल ही ली है, परसों ली थी, तो बताइएगा जरूर, कल ही ली थी सेंसस की क्लास, तो बताना जरूर आप। और ये सवाल मैंने स्पेसिफिक कराया है। 38वां सवाल बताएं, वेल्ड आर द टेम्परेट ग्रासलैंड। वेल्ड जो होते हैं ये कहां के समशीतोष्ण आपके चीजें देखने को मिलेंगे, समशीतोष्ण देखने को मिलेंगे। नहीं केरल में नहीं है ये, याद रखिए। सर साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलते हैं हमारे वेल्ड आपके घास के मैदान। वेल्ड घास के मैदान आपको जो देखने को मिलते हैं वो आपको कहां देखने को मिलते हैं? सर साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं वेल्ड घास के मैदान। वेल्ड घास के मैदान कहां पे है सर? साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। वेल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, करेक्ट आंसर वो भी साउथ अफ्रीका, ठीक है। सवाना अफ्रीका में है, कंपोज ब्राजील में है, लानोस वेनेजुएला में है, लानोस वेनेजुएला वेनेजुएला में है, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना में है, पंपास अर्जेंटीना में है, राइट। पंपास कहां? अर्जेंटीना में। प्रेरी यूएसए में है, ठीक है। वेल्ड साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं, उत्तराखंड भी नहीं है। आगे बढ़ो, 39वां सवाल, सुप्रीम कोर्ट इंडियन discriminalize adultery striking down section 497 of IPC 1860 in the case of which? आईपीसी के क्वेश्चन नहीं आएंगे,
आईपीसी के जो क्वेश्चन है अब वो नहीं देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन गलती से आईपीसी का आपका डल गया है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सही करके आपको बता देता हूँ। इस सवाल को आप हटा लीजिए ना। वैसे जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऐसा हुआ था। तो मैं एक इंपोर्टेंट जो है इसके अंतर्गत सवाल लेता हूँ, बहुत जोरदार सवाल है, लीजिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं। अब आप मुझे बताएंगे किसके बारे में सर? यदि हम चर्चा करते हैं, यदि हम बीएनएस की चर्चा करते हैं, तो बीएनएस के लिए हम ऑप्शन लेते हैं। बीएनएस में उल्लेखित कौन सी धारा यह बताती है कि 1860 बीएनएस में उल्लेखित कौन सी धारा यह बताएगी, कौन सी धारा बताती है कि 1860 आईपीसी कार्यरत नहीं हो गए, आईपीसी खत्म, बीएनएस 2023 शुरू। ये कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन की बात करते हैं। पहला सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन 100, तीसरा सेक्शन 358 और चौथा सेक्शन 303। करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा सवाल पूछा मैंने। करेक्ट आंसर की बात करते हैं। ठीक है, अधिकतम अरुणाचल प्रदेश में एक बच्चे का जवाब आया, वो करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 358 में लिखा हुआ है कि बीएनएस में उल्लेखित कौन सी धारा बताती है कि 1860 आईपीसी नहीं चलेगा, बीएनएस 2023 आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर वुड बी 358। करेक्ट आंसर वुड बी 358। 39वां सवाल 40वां ये रहा। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों का विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए यात्रा कहां पर की थी? बताओ, ये भी तगड़ा है। इंस्पेक्टर पीजन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अप्रेसिव जो प्लांटेशन है इसके लिए। अरे यार, नील की खेती है, सीधी बात, काम खत्म हो। नील की खेती है, ये चंपारनी गए थे 1917, सेम ही है। थोड़ा घुमा के पूछ लिया बता आपसे। वृक्षारोपण प्रणाली बोलते हैं उसको, ठीक है जी हाँ। और हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जरूर बताना किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, ना कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध। इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन यही होगा। क्लास कैसी रही जरूर बताना, और जो मैंने पूछा था ये बताना जरूर। मैं पूछ लेता हूँ आपसे, खैर बताना कि मैं आप लोगों के लिए एक विषय फ्री करना चाहता हूँ, और जो मैं रिकॉर्डेड डालना चाहता हूँ। मेरा मन है मैं सुबह 8 बजे आपको रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूं, जिससे कि कुछ एक बच्चे उसको सुबह सुबह देख पाएं। और वो ऐसी क्लासेस होंगी जो आगे आने वाले 5 वर्षों में आपके रेलवे के लिए भी पर्याप्त होंगी, आपके जो है हर एक एग्जाम के लिए वो पर्याप्त होंगी। तो जरूर बताइए क्या किया जाए। हर एक एग्जाम के लिए पर्याप्त होंगी, हर एक एग्जाम। सुबह 8 बजे रिकॉर्डेड आएगी, ताकि 2x पे देख के आप काम खत्म करो। बस उसमें एक डाउट ये है कि आप हर एक बच्चा उसको रोज देखे, वरना हमें थोड़ा सा उसमें परेशानी हो सकती है, तो जरूर बताना कितने बजे उसकी टाइमिंग सही रहेगी, सुबह में या शाम में या किस टाइम, सबके सब जरूर बताना। अरे आप सॉरी क्यों कह रहे हो, क्या हुआ आपको? बात है कि रेगुलर आप उसमें बने, ऐसा ना हो कि मैं आज शुरू करूं, 4 दिन के बाद आप ना उसमें शामिल हों, तो वो थोड़ा सा रहता है। तो पहले किस विषय को शुरू किया जाए? अरे पॉलिटी की तो भाई लाइव चल ही रही है गधे, पॉलिटी की तो लाइव चल ही रही है, वो तो ऑलरेडी फ्री है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएगा। अब वो हमेशा के लिए रहेगा, यस जानता हूं युद्ध बड़ा है, लेकिन 24 घंटे की क्लास, उसको भी मैं सोच रहा हूं। अच्छा 24 घंटे यार तुम लोगों के लिए टफ हो जाएगा, मुझे पता है। मेरे लिए तो टफ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कुछ अलग ही चीज हूं। आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, बताइएगा ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में से कौन सा ये प्रोग्राम है? देखूं तो भाई, इस रन देखूं मैं एक बार, देख ले कोई छोरा वो तो उड़े जो ये स्लाइड वगैरह बना दे, एक बार देख के बताइए उन्हें, ठीक है। चलो समय बताइए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना सबके से। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।